वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल प्रेस करके एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू फाइल बन जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो कि तमाम जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उनमें कॉमन रहेंगी। तो मैं पहले उनको लिख लेता हूं, आपने इनको एज इट इज याद कर लेना है तमाम प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। तो मैं उसके बाद इसको लिखने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इनका पर्पस भी बताऊंगा और इनका यूज भी बताऊंगा। तो इंक्लूड IOStream यूजिंग namespace std int main रिटर्न 0। यहाँ तक दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि तमाम जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे ये कोड हमने लिखना ही लिखना है। इसमें जो पहली लाइन में इंक्लूड IOStream लिखा हुआ है ये C++ की लाइब्रेरी है। इसके बगैर किसी किस्म का कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये लाइब्रेरी हम इंक्लूड करवाएंगे तो ही हमारे C++ के प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले। तो ये पहले वाला जो हमारी लाइन है ये नेसेसरी पार्ट है हमारे प्रोग्राम का। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखा हुआ है, तो ये हम जो प्रिंट की जो कमांड यूज करेंगे, प्रिंट तो यानी कोई भी डेटा प्रिंट करवाने के लिए, उसके लिए सी आउट की एक कमांड है जो कि डेटा को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें उसके लिए क्या होगा कि ये यूजिंग नेम स्पेस std को लिखना लाजमी है। और उसके बाद आगे ये जो मैंने अभी कोड जो मैंने हाईलाइट किया है जिस पोर्शन को, तो ये जो पोर्शन है याद रखिएगा, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको मास्टर फंक्शन हम बोलेंगे मेन, जिसका नाम मेन है। ये सेम ऐसे ही लिखा जाएगा हर प्रोग्राम के अंदर, और हमने जितने भी प्रोग्राम बनाने हैं वो इस मेन के अंदर बनाने हैं, क्योंकि ये एक मेन फंक्शन होगा। इसके बगैर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे तमाम प्रोग्राम्स की टेम्पलेट है, इसको आपने सेम एज इट इज ऐसे ही याद कर लेना है। तो अब आते हैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पे। तो पहले मैं आपको कमिट के बारे में बता दूं कि कमिट क्या चीज़ है। तो जब भी हम किसी भी जो प्रोग्राम होता है उसको बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोड की डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई चीज़ याद रखने के लिए, अब फॉर एग्जांपल कोई हमने कोड में लाइन लिखी है या कोई कोड लिखा है तो हमें उसकी फंक्शनलिटी आगे चल के भूल सकती है। तो हम क्या करते हैं कि उसी के साथ ही इंग्लिश में या जिस तरह भी आप लिखना चाहें, रोमन में लिखना चाहें, तो हम लिख लेते हैं कि इस लाइन का ये पर्पस है। अब क्या होता है जी कि अब जो कमिट पोर्शन के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं वो कंपाइल नहीं होती। कंपाइलर जब भी आपका जो कमिट पोर्शन होता है ना उसको कंपाइल ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इंग्लिश कोड में लिख दें तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्या कंपाइलर उस पर एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे उसका आंसर ये है कि जो कमिट सेक्शन होता है वो कंपाइलर कंपाइल ही उसको नहीं करता। तो मैं अभी आपको बना के बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आदत है कि आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स यूज़ करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें जितनी भी आपने चीज़ें यूज़ की हैं वो उनकी फंक्शनलिटी क्या है। तो इसमें सिंगल लाइन कमेंट होता है, आप 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे तो इसके आगे आप कुछ भी लिख दें तो वो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट बन गया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे 2 ऊपर यानी बटन तो बहुत सारे शो हो रहे हैं, लेकिन आपके पास ये देखें जिसमें मैंने अभी माउस रखा है इसकी शॉर्टकट की F9 है। ये कंपाइल है। जस्ट आप कभी इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको प्रोग्राम को कंपाइल करके देगा, ये बताएगा कि क्या प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। अगर एरर होगा तो एरर शो कर देगा, अदरवाइज ये कुछ भी शो नहीं करने वाला। और साथ में ये देखिए कंपाइल एंड रन है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये कंपाइल भी करेगा और इसको रन भी कर देगा। लेकिन इसको करने का पर्पज कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई चीज़ हम डिस्प्ले नहीं करवा रहे। तो हम जस्ट कंपाइल करते हैं। तो देखिएगा पहले इसको सेव कर लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से। तो याद रखिएगा कि C++ की जो एक्सटेंशन है C++ प्रोग्राम्स की वो .cpp है। तो आप देखिएगा डायरेक्ट ही उसको cpp उसकी एक्सटेंशन ले लेगा जो इसका कंपाइलर है। तो देख लें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, किसी इसमें कोई एरर नहीं आया। अब बात करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट की। तो फॉरवर्ड स्लैश आपने लगानी है, स्टैरिक लगाना है, और जितना पोर्शन आपने कमेंट करना है अगेन
स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन हमारे पास है ये कमिटेबल है, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे कोई प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन हमने लिखनी है तो वो हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं डेटा टाइप पे आते हैं। डेटा टाइप कितनी किस्म की होती हैं, तो वैसे ये मैं यहाँ पर जितनी भी डेटा टाइप्स लिखूंगा तमाम लैंग्वेज में ये कॉमन होती हैं, जस्ट उनको लिखने का जो मेथड होता है वो चेंज होता है। तो सबसे पहले जो डेटा टाइप हम स्टार्ट करते हैं वो है इंटीजर। इंटीजर के अंदर आपको पता है कि इंटीजर जो डेटा टाइप होती है इसमें इंटीजर वैल्यूज आती हैं। इसमें हम पॉइंट्स में वैल्यू इंटर नहीं कर सकते। अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं 3.4 लिखता हूं, तो इंटीजर टाइप डेटा टाइप का जो वेरिएबल जो होगा उसमें अगर मैं 3.4 सेव करता हूं तो इसमें सिर्फ 3 स्टोर होगा। ये आगे पॉइंट के बाद वाला वो हिस्सा स्टोर नहीं करने वाला जो वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का। तो वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल हमारे पास एक स्टोरेज एलिमेंट होता है जो कोई भी वैल्यू को स्टोर कर अपने पास स्टोर कर लेता है। यानी अब हम आगे इंटीजर टाइप के आगे बहुत सारी डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनाएंगे तो वो मेमोरी के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जो हम यहाँ पे डेटा इंटर करेंगे वो उसको स्टोर करेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास याद रखिएगा ये कोई हम यहाँ पे वेरिएबल अभी नहीं बना रहे, मैं जस्ट डेटा टाइप के बारे में बता रहा हूँ। आगे मैं फुल फ्लैज आपको बताऊंगा कि आपने वेरिएबल्स कैसे डिजाइन करने हैं तमाम डेटा टाइप से रिलेटेड। तो इंटीजर डेटा टाइप जो होती है इसका जो साइज होता है हमारे पास वो हमारे पास 4 बाइट होता है इसका। ठहर मैं यहाँ पे साइज कर देता हूँ। साइज जो इसका होता है वो 4 बाइट होता है। ये याद रखिएगा आप, जो इंटीजर डेटा टाइप हमारे पास होती है। उसके बाद हमारे पास इंटीजर के बाद हमारे पास करेक्टर टाइप की डेटा टाइप आती है। अब करेक्टर में क्या होता है कि हमारे पास हम सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल वैल्यू एंटर करेंगे, या तो वो कैपिटल और स्मॉल एबीसी में से कोई एक करेक्टर हो सकता है, या डिजिट में से एक करेक्टर हो सकता है 0 से लेकर 9 तक, या फिर कोई स्पेशल करेक्टर में से हो सकता है। तो आप यूं एंटर कर सकते हैं, या यूं एंटर कर सकते हैं, या यूं एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर यूं आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि करेक्टर का मतलब ये होता है कि एक आप यानी आप करेक्टर या नंबर या कोई स्पेशल करेक्टर एंटर करना चाह रहे हैं। तो इसका जो साइज होता है वो जी हमारे पास 1 बाइट होता है। उसके बाद करेक्टर के बाद हम बात करते हैं फ्लोट की। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये आपके पास इंटीजर वैल्यू है। फ्लोट डेटा टाइप की बात की जाए तो फ्लोट में जितने भी हमारे पास पॉइंट्स में नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए जो एक्यूरेट हम वेरिएबल यूज करेंगे वो फ्लोट टाइप का होगा। फ्लोट के अंदर आप पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आप यानी पॉइंट के बगैर वाली भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जब आपके पास आपको यानी अपने प्रोग्राम में इस चीज का पता है कि अब वैल्यू ऑफ पॉइंट्स में आएगी, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो उसके लिए आप फ्लोट यूज करें। तो यहां पे हमारे पास ये चीज आ गई। फ्लोट का साइज जो है ये भी हमारे पास 4 बाइट का होगा, ये 4 बाइट का होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डबल की। डबल एक डेटा टाइप है जो कि फ्लोट और जिसके अंदर फ्लोट और इंटीजर टाइप के वेरिएबल जो होते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। इसमें पॉइंट्स के बगैर वाले भी हम ऐड कर सकते हैं और पॉइंट के साथ भी ऐड कर सकते हैं जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं हमारे पास। तो इसमें इंट भी आ जाएगा और फ्लोट भी आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास इसका जो साइज होता है, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी लेंथ का हमारे पास कोई वेरिएबल है तो उसके लिए फिर हम डबल यूज करते हैं, जिसके अंदर हम नंबर्स वगैरह स्टोर करवाना चाह रहे हैं। याद रखिएगा जस्ट नंबर। इसका साइज 8 बाइट होता है।
उसके बाद हमारे पास जो डेटा टाइप आती है वो आती है जी बूल। बूल जो डेटा टाइप है इसमें क्या होता है जी कि इसमें सिंगल एक वैल्यू हमारे पास आती है। हम या तो इसमें और इसमें स्पेसिफिक सिर्फ दो वैल्यू, दो में से कोई एक वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। या तो 1 इसमें सेव होगा या 0 सेव होगा। 1 की जगह आप ट्रू भी सेव कर सकते हैं और 0 की जगह आप फॉल्स भी यूज कर सकते हैं। इसका जो साइज होगा वो हमारे पास 1 बाइट होगा। उसके बाद अगली जो डेटा टाइप आती है उसमें वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग याद रखिएगा, स्ट्रिंग में आपने क्या करना है, जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा उसमें स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है इसमें आपने डबल कोट्स में वैल्यू एंटर करनी है और इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ या साइज नहीं है। आप जितना मर्जी है इसको बड़ा कर दे। मैं लिखता हूं माय नेम इज मलिक उस्मान, तो इस तरह होगा। तो आप इसको काफी ज्यादा लंबा कर सकते हैं। ये तो जस्ट थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन थी यानी डेटा टाइप के हवाले से और वेरिएबल के लिहाज से। तो अब जरा हम प्रॉपर वे में इसको जरा बनाते हैं। ये देखिएगा मैंने अभी तक कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, जस्ट डेटा टाइप मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप में आपने कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है और वो हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं C++ के अंदर इंटीजर के लिए शॉर्टकट फॉर्म है इंट की। इंट के बाद आप आगे वेरिएबल का नेम देंगे, लेकिन उससे पहले मैं तमाम जितनी भी डेटा टाइप है वो लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो सके। कैरेक्टर के लिए 4 है, फ्लोट को आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डबल को भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। डबल से पहले क्या था हमारे पास, सेस, ठीक है, डबल हो गया हमारे पास। बूल को भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा और स्ट्रिंग को भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपने स्पेस देनी है और स्पेस के बाद आपने वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का जस्ट एक थोड़ा सा वे है। आपने जो वेरिएबल के नेम को स्टार्ट करना है वो स्पेशल कैरेक्टर से या नंबर से नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, यानी अंडरस्कोर से आप वेरिएबल के नेम को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे जो मर्जी लिखें आप, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर या स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर में से जस्ट सिर्फ आप जो अंडरस्कोर है उसको यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ वेरिएबल के लिए। तो यहां पे आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, जो भी आपका, और इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ भी नहीं है, जितना मर्जी आप इसको बड़ा कर दें। तो हम इंटीजर के लिए हम नंबर लिख लेते हैं, नंबर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें हम यहीं से ही डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक टर्म यूज़ की जाती है, नंबर है। नंबर जो हमारे पास होता है इसको हमने क्या किया है जी कि अब देखें यहाँ पे हमने इसको बना दिया, तो जस्ट हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देखें इसको कोई वैल्यू नहीं दी, अभी ये वेरिएबल बन चुका है। इसके अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी, डमी डेटा आप कह सकते हैं कि इसमें स्टोर है। जस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो अगर हम यहीं पे अगर इसको वैल्यू दे देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया है। तो ये अपने माइंड में बात रखिएगा, ये दो अलग अलग टर्म हैं, इनके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं सी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगल कोड में आप कोई एक यदि वैल्यू स्टोर कर दे, मैं इसमें ए स्टोर कर देता हूं। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं, जब भी आपने जो भी इस इंट मेन के फंक्शन के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर ये जो दो ब्रैकेट्स हैं हमारी, ये वाली जो हमने लिखी है, इनके अंदर आपने लिखना है कोड हमेशा। और हर एक लाइन जब आपने कंप्लीट कर लेनी है तो उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये एरर देगा। जो भी आपने लाइन एंड करनी है वो सेमीकोलन के साथ एंड करनी है। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद हमारे पास फ्लोट के बाद फ्लोट हम एफ नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें हम यूं सेव कर लेते हैं, डबल में हम डी नंबर कर लेते हैं इक्वल टू 45। बूल में हम कर लेते हैं जी, बूल को हम चेक कर देते हैं, क्योंकि बूल जो वेरिएबल होता है ना वो स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम आगे इसको यूज़ करेंगे, तब आपको इसकी यूजबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि बूल डेटा टाइप कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो चेक
एक वेरिएबल हमने बना दिया जिसकी डेटा बूल है, इसमें हम स्टोर करवा देते हैं 1। अब देखें हमने यहाँ ऊपर भी गलती की है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो उसके बाद स्ट्रिंग में हम कर देते हैं नेम। तो नेम इक्वल टू मैं लिख देता हूँ माय नेम इज मलिक उस्मान। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेमीकोलन आपने लगा दिया। यहाँ तक हमने क्या किया है कि हमने कुछ डेटा टाइप्स जो हैं जो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं, उनको डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज करवा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, चेक एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप बूल है, डी नंबर एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप डबल है, एफ नंबर एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है, सी एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप करैक्टर है, और उसके बाद नंबर एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंट है। तो यहाँ पे ये कॉमन हमारे पास डेटा टाइप्स हैं जो कि तमाम लैंग्वेज में यूज होती हैं। तो ये आपने क्या करना है कि ये याद रखनी है, सेम एज इट इज ऐसे ही इसको आपने करना है, याद करना है। इनके जो वर्ड्स हैं, इनके जो की वर्ड हैं C++ से इनको लिखने का मेथड क्या है, ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप div C++ अपने पास इंस्टॉल करके मेरे इसी कोर्स के साथ जिस टाइम तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जस्ट देखने से आपको कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं आ सकती। तो यहाँ तक हमारा जो वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप्स थी वो हमने डिफाइन कर ली हैं, और यहाँ तक हमारी जो पहली वीडियो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इनको सबसे पहले तो हम ये जो वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हुई हुई हैं इनको डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट की स्टेटमेंट को यूज करते हुए। फिर उसके बाद हमने देखें अभी हमने डेटा हार्ड कोड किया है। चलें एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है हमारे पास। तो हमने कंपाइल किया तो ये हमारे पास कंपाइल हो चुका, कोई एरर नहीं है हमारे पास इस प्रोग्राम में भी। तो अभी हमने जितना भी डेटा वेरिएबल में स्टोर करवाया है ये हार्ड कोड फॉर्म में है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में पहले यही जो वेरिएबल्स हैं इनको हम डिस्प्ले करवाएंगे। आपको मैं मेथड बताऊंगा कि आपने इनको डिस्प्ले कैसे करवाना है, पहली चीज। और सेकंड हम क्या करेंगे कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू को इंडिपेंडेंट कर देंगे, मींस के यूजर से हम इनपुट लेंगे, यूजर से हम इनपुट लेके नंबर में स्टोर करवाएंगे, करैक्टर टाइप का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवाएंगे। इस तरह जितने भी हमारे पास डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं सब में हम उनकी वैल्यू जो उनमें वैल्यू स्टोर हो सकती है वो हमने स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे एक लास्ट चीज याद रखिएगा, जिस तरह का यानी जो वेरिएबल है जिस तरह की उसकी डेटा टाइप है उसी तरह का डेटा आपने उसमें स्टोर करना है। अगर आपके पास नंबर है और आप उसके अंदर अल्फाबेट स्टोर करना, यानी अल्फाबेट जो आपके पास चले नंबर तो वो मान लेगा, लेकिन जब आप ABC के कोई भी इस तरह के करैक्टर बीच में डालेंगे तो वो क्या करेगा कि आपके पास बाज दफा एरर दे देगा और बाज दफा गार्बेज वैल्यू बीच में इंटर कर देगा। क्योंकि जब भी आप कोई करैक्टर लिखेंगे तो वो उसकी आस्की वैल्यू को क्या करेगा कि स्टोर कर देगा। तो आस्की इंशाल्लाह हम आगे डिफाइन करेंगे कि आस्की वैल्यूज क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फुल बताऊंगा कि आप उनको अपने कोड में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सी आउट की स्टेटमेंट और सी इन की जो स्टेटमेंट है जो कि सी आउट डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होती है और सी इन जो है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। इनको हम यूज करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।